तो पहला क्वेश्चन क्या था, एडिटिव इनवर्स किसका, -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर पॉजिटिव होता तो माइनस लेते हैं, अगर 7/19 होता तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता, -7/19। समझ गए, क्योंकि दोनों को कैंसिल करके हमें जीरो लाना है। एक चीज और, अगर क्वेश्चन में आ जाता है एडिटिव की जगह पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, समझ गए, मल्टीप्लीकेटिव, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब अगर दे दे क्वेश्चन 2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, तो क्या करना, इसको रेसिप्रोकल कर देना, मतलब और मल्टीप्लीकेटिव है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/2 से आंसर आना चाहिए 1। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लीकेटिव इसमें आएगा आंसर 1। समझ गए, एडिटिव इनवर्स में आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई इज, क्या होगा, 3 आने की संभावना, और डाइस में एक से लेकर 6 तक होता है, 3 एक ही बार होता है, तो 1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी 6, तो 1/6। अगर इवन नंबर पूछ देगी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या आ जाएगा, 3 होता है इवन नंबर, 2 4 6, तो 3/6। अगर ऑड नंबर आ जाए तो क्या लिखेंगे, ऑड नंबर भी 3 होता है, 3/6। समझ गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर 81। यूनिट डिजिट 81 को स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं करना, इसमें करना क्या है, ज्यादा इसको स्क्वायर करने की जरूरत भी नहीं है, करा कि स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, जैसे हम 12 को स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 144, तो यूनिट डिजिट पे क्या है 4, यही बताना है इसमें, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1। समझ गए, तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आता 47 का, तो 7 इसका स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आता था, 7 7 जा 49, तो क्या लिखते हैं 9। समझ गए, अगर जीरो रहे 10 या ऐसे ही कुछ 110 इसका स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ गए, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए अगर ऐसा है तो। व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 131, क्यूब रूट ऑफ 1331। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, इसका ऐसे ये मतलब अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो 3, जैसे सपोज अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा तो लेंगे 2, ये होता क्यूब रूट। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम उसी नंबर से 2 बार फिर एक बार और मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 को एक बार, ये 2 बार हुआ, अब फिर एक बार और 3 बार मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ नंबर देखो 1331 है। समझ गए, अगर हम लेते हैं इस पे ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करना, पहला ऑप्शन है 11 इंटू 11, ठीक है, अगर 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 121, और फिर 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 1000 के आसपास, 1000 से ज्यादा थोड़ा सा। दूसरा ऑप्शन में है कितना 12, तो ये तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, सब इसमें आंसर 2 ही होगा, या तो 11 होगा या फिर 31 होगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 वाला तो होगा नहीं, 3 वाला तो होगा नहीं, 3 3 9 9 3 27 होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इन दोनों में क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 को तो आ जाता है 900, मान लेते हैं 30 ही, फिर 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700 आएगा, ये नहीं ना, तो अप्रॉक्स में आंसर क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल चॉइस में ऐसे ही निकालते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ मोनोमियल्स, अब इसमें प्रोडक्ट पूछ रहा, क्वेश्चन है प्रोडक्ट किसका, -4p इंटू 7p। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 7 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28, चूंकि एक माइनस है इसलिए माइनस रहेगा, और p इंटू पी क्या हो गया p स्क्वायर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 0।
तो एक बार कितना होगा इसका आंसर 1, ठीक है ना। इसके आंसर होंगे 1। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है उसका वैल्यू होता है 1, और 0 का पावर अगर 0 हो तो होता है नॉट डिफाइंड। समझ गए, मतलब कुछ निकालने के लिए है ही नहीं आपके पास, इसीलिए क्या होता है नॉट डिफाइंड। अदरवाइज किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर का कहो या किसी भी रैशनल नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम राइस इज 36 रुपीज, देन कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम राइस। 2 किलोग्राम राइस का यहां पे है कॉस्ट बताए थे, और यहां पे है प्राइस रुपीज में। तो 2 किलोग्राम राइस कितने का आता है 36 का, तो 4 किलोग्राम और ज्यादा का आएगा, आएगा ना। तो यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या बताए थे, इतना डिवाइड अपॉन इतना, मतलब 2/36 इज इक्वल टू 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई देन 2x बराबर कितना आ जाएगा 36 इंटू 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 4/2, ये इससे कट गया 2 तो 72, और नॉर्मली ऐसे भी 2 किलो का है 36, तो 4 किलो का डबल हो जाएगा 72 हो जाएगा, है ना, तो 72 रुपीज। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज, वॉल्यूम पूछ रहा, किसी क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा, साइड दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, तो इनटू वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम क्यूब का ए क्यूब, साइड का क्यूब, तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 64 सेंटीमीटर का पावर 1 2 3, तो सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे, ठीक है। जब आएगा कोई भी साइड, कोई भी देगा, अगर मीटर हो तो मीटर क्यूब, सीधे 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉमन फैक्टर ऑफ, द कॉमन फैक्टर ऑफ टर्म 2x और 36 विल बी। कॉमन फैक्टर क्या, कॉमन फैक्टर पूछ रहा, दो टर्म दिए हुए हैं किसका 12x एंड 36, ठीक है। इन दोनों में पहले देखना, अगर कुछ अलग टाइप का हो, अगर एक का टेबल में दूसरा नहीं आए तो फैक्टराइज कर देना, ठीक है। अगर एक का टेबल में दूसरा आ रहा है तो क्या करना है, 12 का टेबल में 36 आ रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 12 इंटू 3, और ये तो हो गया 12x, तो 12 दोनों में है, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 12, और कुछ नहीं, क्योंकि x इसमें नहीं है इसलिए सिर्फ होगा 12। समझ गए। क्वेश्चन, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन 3 and 40 इज, मतलब 30 और कितने 30 और 40 के बीच में, क्वेश्चन 30 एंड 40 बिटवीन, बीच में, मतलब इन दोनों को छोड़ के कितने नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, कितना 30 और 40 के बीच में कितने नंबर होंगे, इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर, 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर, इसको छोड़ देना है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, 31 से लेंगे और 39 तक, तो 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, ये तो नॉर्मल सी बात है भाई। 30 के बाद 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 33, 34, 35, 36 है ना परफेक्ट स्क्वायर, तो 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होगा 36, एक ही नंबर है ना। अगर होता ऐसा कि 1 और 10 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है, तो इसके आंसर क्या आते, इसके बीच में तो 1 छोड़ देते 10 छोड़ देते, इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर है, तो 1 के बाद क्या आता है 2 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 3 है नहीं, 4 है, एक 4 हो गया, 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 है नहीं, और 9 है, तो इसके बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर है 2,
लेकिन 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? 36। समझ गए? क्वेश्चन सॉल्व इक्वेशन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है, सारे x बला को लेफ्ट हैंड साइड में, देन क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 5 ऑलरेडी है, 3 को राइट साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों डिफरेंट साइन है तो नंबर सब्सट्रैक्ट होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 5 में से 3 गया 2, साइन जो बड़ा नंबर है उसका, तो -2। यहां सब घटाओगे तो कितना आएगा? 2x इज इक्वल टू -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। तो पूछ कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू क्या होंगे? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, तो कितना है? 45। 360 अपॉन 45 काट दोगे 3 से तो आएगा 15, ये काट दोगे तो आएगा 120, फिर काटेंगे इसको 5 से 3, 5 से काट दो 2 और 4, फिर 3 से कट जाएगा 84, कितना? 8 बार, तो कितने आ गए? 8। तो 8 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन ऐसा होगा जिसका हर एक एंगल 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। समझ गए? नंबर ऑफ साइड्स निकालना हो तो डिवाइड कर देते हैं 360 में। बस ध्यान रखना एक्सटर्नल एंगल होना चाहिए, एक्सटर्नल एंगल गिवन में, एक्सटर्नल एंगल गिवन में होना चाहिए। अगर यहां पे सपोज इंटरनल एंगल दिया हुआ हो, यहां पे इंटरनल एंगल दिए हुए हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? मान लेते हैं इंटरनल एंगल है 120, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें निकालना पड़ेगा एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल ये निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? 180 में से माइनस कर दोगे 120 तो आ गया 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री यहां पे रख के डिवाइड कर दोगे। अगर इंटरनल दिया हुआ है तो ध्यान देना एग्जाम में, क्वेश्चन में अगर एक्सटर्नल गिवन है तो डायरेक्ट ऐसे, अगर इंटरनल गिवन है तो 180 में से माइनस करेंगे 120। समझ गया? जो भी दिया हुआ हो एक्सटर्नल एंगल वो माइनस, इंटरनल वो माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 7 to 9 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी करवाने की जरूरत है, 7 to 9 करवाने की जरूरत है। 9 है तो 2 से तो होगा नहीं, अब 3 से होता है कि नहीं तो कैसे जानेंगे? सबको ऐड करते हैं, 9 to 11 और 7 18, और 18 मतलब 8 1 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि ये 3 से फैक्टर 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे लिखेंगे 3, इसको पूरे ऐसे लिखना है तुम्हें 3, उसके बाद 3 का टेबल पढ़ो 2 टाइम्स, और 1 to 12 4 टाइम्स, और 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 3 से 8 और 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, और 3 से फाइनली 1। तो क्या हो गया? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, तो किसका है? स्क्वायर रूट 1 2 3, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 27 का होल स्क्वायर करेंगे ना तो आ जाएगा 729। ठीक है, 27 का होल 27 का होल स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 729, बन जाएगा ना? हाँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द नंबर 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। 256 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब कम होगा, मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। क्या क्या लाना है? परफेक्ट क्यूब।
इसको, तो क्या करो, सीधे इसको ही फैक्टराइज कर दो। 6 है तो 2 से होगा, तो कितने हो गए 128, फिर 2 से 6 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, 2 2 2 2, कितने 2 आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने आ गए 2 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कर रहा है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यू बन जाए, तो परफेक्ट क्यू के लिए 3 3 पेयर बनाएंगे। अब 2 तो है, एक कम रहा, मतलब 1 2 है ना, तो क्या लिखेंगे गिवन नंबर, लिख देना क्या, गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 to get a perfect cube। जो दिया गया नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, समझ गए, बस यही लिखना है। ये सॉल्व करना जरूरी है, ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दो ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द रेशियो 2/5, सॉरी 2:5 इनटू किस में, परसेंटेज में। ये क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ठीक है, तो सीधे लिख दो 2:5 का मतलब होता है 2/5, परसेंटेज में इनटू 100, इससे कट जाएगा कितना 20, तो हो गया 40%, तो 2/5 का मतलब होता है 40%, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5, प्रोडक्ट किसका निकालना है, हमें निकालना है प्रोडक्ट किसका, 5 - 2x और 3 + x, इसका प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इसका, तो कैसे बताया हूं करने को, 5 को 3 से मल्टीप्लाई एक बार, और एक बार 5 को x से, फिर इसको -2x को 3 से और -2x को x से, तो क्या आ जाएगा 5 × 3, 5 × 3 मतलब 15, और 5 × x तो हो जाएगा +5x, -2x × 3 तो -6x, और -2x × x तो -2x², ये x दो दो x है तो लिख सकते हो 15 - x - 2x², -x इसलिए आया कि इसका साइन प्लस है और इसका माइनस है, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 6x में से 5x माइनस होगा तो क्या बच जाएगा -x। ये आ गया आंसर, इतना आसान। क्वेश्चन नंबर 17 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड m, क्या निकालना है, m निकालना है, फाइंड m। अब दिए हुए है क्या, दिए हुए है इक्वेशन क्या, -3 टू दी पावर m + 1, उसके बाद इनटू -3 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू -3 टू दी पावर 7। समझ गए, बेस सेम है, इनटू में हो तो क्या होता है पावर ऐड हो जाता है, तो m + 1 + 5 इज इक्वल टू -3 टू दी पावर 7। अब दोनों तरफ बेस इक्वल तो पावर इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं m + 516 इज इक्वल टू 7, तो m बराबर क्या हो जाएगा 7 - 6 1, ये आंसर आ गया, ठीक है, m की वैल्यू निकालनी थी, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 6 km/h, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 hours। अब बताओ कि 2 घंटा लगता है, टाइम कितना लगता है, टाइम आवर में है, 2 घंटे लगते हैं,
तो डिस्टेंस सॉरी स्पीड, तो पहुंचने में किस स्पीड से, तो स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर। तो कह रहा कि बताइए हमें कि कितना देर लगेगा अगर स्पीड 80 कर दें, बढ़ा दें तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्स, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये सिचुएशन, है ना, कि दिस सिचुएशन इज गिवन इन इनवर्स प्रोपोर्शन में, समझ गए। तो इनवर्स में क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे और इसको इससे और इक्वल कर देंगे, मतलब 2 इंटू 60 इज इक्वल टू एक्स इंटू 80, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60 को डिवाइड कर दो 80 से, एक जीरो से एक जीरो, इससे कटा 4 और ये कटा 3 और ये कटा 2, मतलब 3/2, मतलब 1.5 घंटा लगेगा। अगर स्पीड 60 के स्पीड से लगता है 2 घंटा, स्पीड बढ़ाएंगे तो कम टाइम लगेगा, तो कितना लगा 1.5 घंटा, समझ गए। तो इसलिए है इनवर्स प्रोपोर्शन में, और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या आ जाता है, इनटू होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। और लिखना ऐसे ही एग्जाम में, ये नहीं टाइम के नीचे स्पीड लिखोगे, समझाने के बाद भी पूछता हूं तो ऐसे ही तुम लोग बनाते हो। अगला, एक्सप्रेस द नंबर इतना इन यूजुअल फॉर्म, नंबर क्या है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, समझ गए। अब क्या करना है, 45 को 4 जीरो डाल दो, 1 2 3 4, ये हो गया यूजुअल फॉर्म में, समझ गए। यूजुअल फॉर्म में पूछे तो ऐसे, अब इससे कहे स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या करेंगे, यहां पे डालेंगे पॉइंट, यहां पे अकाउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, सॉरी, तो यहां पे आ जाएगा कितना, ये 4, 1 2 3 4। अब होगा 10 टू द पावर 4, तो एक बार जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो फिर इसको कन्वर्ट करके देखना स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है कि नहीं। तो यहां पे पॉइंट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तब है कितना पावर है 4, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। फैक्टराइज, क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज किसको, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36, अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो तुम लोग इसको मत देखने लगना कि अब इसको पहले पढ़ूं फैक्टर, नहीं, यहाँ 36 आ गया तो दिमाग में देखो, अरे ये तो स्क्वायर वाला नंबर है, किसका स्क्वायर है 6 का, तब लिखो ऐसे। और ये 49 किसका स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, और ये किसका स्क्वायर है 6 का, और एक्स स्क्वायर तो है ही, तो 7x का होल स्क्वायर कर दे तो 7 से जब 49 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, ये आ गया इतना। उसी तरह 6 का स्क्वायर कर दे तो आ जाएगा 36। अब तुमको देखने में ये क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब दोनों को लिख दो, एक बार 7x प्लस 6 और दूसरी बार 7x माइनस 6, बन गया, ये हो गया फैक्टर, ठीक है। अब है क्वेश्चन कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे बनता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनता है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा कि एडजेसेंट एंगल ये होता है एक ये और एक ये, एडजेसेंट अगर नाम देते हो ए और बी और ये सी, तो ये डी होगा ऐसे, या तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। तो एडजेसेंट एंगल मतलब बेस ले लो, नीचे कर लो तो ये दोनों एडजेसेंट, इसको नीचे करेंगे तो ये दोनों एडजेसेंट, इसको करेंगे तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट, इसमें 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए।
तो कह रहा है कोई भी पेयर, क्योंकि इसका ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होता है, तो कोई भी लोगे तो सेम होगा। कह रहा 2 और 3 के रेशियो में है, तो मान लेंगे कि लेट द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बी इन द रेशियो क्या 2x एंड 3x। तो 2x प्लस 3x और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, इस ये प्लस ये बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो लिख दो 180 डिग्री। तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 5, 5 से काटोगे 3 और 6 36 डिग्री। तो ये तो आया x, बट हमें निकालना है ये 2x है और ये 3x है। तो फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल लिखेंगे, फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 36 तो होगा 72, और दूसरा 3x मतलब 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 108। दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 180 डिग्री, मतलब सही है आंसर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चार्ट वाला है, ठीक है, चार्ट दिया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600, मतलब कि प्रिंसिपल है कितना 12,600, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, 2 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और एक वर्ड लिख रखा है कंपाउंडेड एनुअली। तो तुम्हें अभी इस लेवल पे एनुअली ही पढ़ना है, वरना नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ऐसे होता है। तो हमें निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ T लिख सकते हो, T N वैसे लिखते हैं लेकिन T लिख सकते हो। P कितना है 12,600, 1 प्लस 10 अपॉन 100 का स्क्वायर, 1 0 से 1 0 कितना आ गया 12600 इंटू 10 11 अपॉन 10, 2 बार 11 अपॉन 10, ठीक है, 1 10 1 2 0 1 0 1 0, अब काट दोगे 1 2 6 इंटू 121। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस, एक टैंक है मतलब सिलेंडर है ना। क्वेश्चन में ही देखना क्या दिया हुआ है, तो क्लोज टैंक कह रहा है, सिलिंड्रिकल टैंक जिसका रेडियस दिए हुए कितना, रेडियस ये है रेडियस r, ये दिए हुए कितना 7 मीटर, और ये हाइट कह रहा, हाइट है कितना 3 मीटर। तो कह रहा कि हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस टैंक, मतलब कितना सीट चाहिए, इसका मतलब कि हमें पूछ रहा क्या इसका एरिया है ना, मतलब सरफेस एरिया। लेकिन यहां ये नहीं कह रहा, इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि सरफेस एरिया, समझ गए, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया। अब इस टैंक का सिलिंड्रिकल, हाँ कह रखा है क्लोज टैंक, अब देख लो यहां पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, यहां क्वेश्चन में लिख दिया है। तो चलो क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक्स मतलब टोटल सरफेस एरिया, ध्यान रखना इस तरह से भी आ जाएगा, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एक स्क्वायर ढक्कन, एक नीचे वाला बेस, ठीक है ना, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, 2 बेस के लिए हो गया, और कर्व क्या होता है पाई आर, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो कॉमन ले लो 2 पाई आर दोनों में है,
तो क्या बच जाएंगे R प्लस एच। अब कैसे सॉल्व होगा R प्लस एच? अब 2 इंटू 22, जब कुछ नहीं क्वेश्चन में दिए हुए वैल्यू पाई का, तो 22/7 लिखना, इंटू R कितना है 7, और 7 प्लस 3, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 44 इंटू 7 3 10, तो आ गया 440 स्क्वायर मीटर सीट चाहिए हमें ये टैंक बनाने के लिए। समझ गए? ठीक है, चलो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2023 का मैथ का। कितनी देर लगे देख लो।